नमस्कार और इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम ताजमहल की ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो आपने शायद ही पहले कभी सुनी हो। दुनिया इसे प्यार की सबसे खूबसूरत निशानी मानती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बेहद खूबसूरत इमारत के पीछे का इतिहास उतना ही गहरा और दर्दनाक है? तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर दुनिया के सबसे मशहूर मकबरे के नीचे कौन से राज दफन हैं। ये बात वाकई किसी को भी हैरान कर सकती है कि ऐसी बेहतरीन खूबसूरती एक भयानक ट्रेजेडी यानी एक बेहद दुखद घटना से कैसे पैदा हो सकती है। इसके स्केल यानी पैमाने का अंदाजा लगाने के लिए जरा इन फिगर्स पर गौर कीजिए। 42 एकड़ में फैले इस मास्टरपीस को अगर आज बनवाया जाए तो पता है खर्च कितना आएगा? लगभग $1 बिलियन, यानी 2.5 अरब से भी ज्यादा। और तब इसे बनाने में 20,000 मजदूरों ने लगातार 22 साल तक अपना खून पसीना एक किया था। ये बस एक इमारत नहीं, एक इंसान का जुनून था। तो चलिए बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, बादशाह का महान प्रेम। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है साल 1607 में, जब प्रिंस खुर्रम और मुमताज महल की पहली मुलाकात हुई थी। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। 1628 आते आते वो शाहजहां के नाम से तख्त पर बैठे और तब मुगल एम्पायर अपनी पूरी ताकत पर था। लेकिन फिर आया 1631 का साल। अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त मुमताज महल का निधन हो गया और वो खुशियों भरा सुनहरा दौर अचानक एक घने भयंकर अंधेरे में बदल गया। ये दुख इतना बड़ा था कि बादशाह पूरी तरह टूट चुके थे। सोचकर देखिए, उन्होंने 8 दिनों तक अन्न का एक दाना नहीं खाया। अगले 2 सालों तक संगीत और इत्र यानी परफ्यूम जैसी हर शौक की चीज से दूरी बना ली। उनकी जिंदगी अब बस एक ही जिद पर आकर टिक गई थी, और वो थी मुमताज की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना, उन्हें दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में आराम देना। यहाँ से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, अमर स्मारक का निर्माण। अब जरा सोच कर देखिए, 17वीं सेंचुरी की बात हो रही है, जब आधुनिक कंक्रीट या स्टील का नामो निशान नहीं था। तो फिर यमुना नदी के नरम किनारों पर एक 40 मीटर ऊंचा विशाल पत्थर का गुंबद कैसे खड़ा किया गया? मुगल इंजीनियर्स ने इन नामुमकिन लगने वाली स्ट्रक्चरल पहेलियों को आखिर सुलझाया कैसे? उनका तरीका सच में लाजवाब था। इंजीनियर्स ने गहरे कुएं खोदे, तब तक जब तक उन्हें सूखी मिट्टी नहीं मिल गई। फिर उन कुओं को भारी पत्थरों और मलबे से भर दिया गया, और उसके बाद हाथियों की एक पूरी फौज का इस्तेमाल करके पत्थर के विशाल कॉलम्स खड़े किए गए। यही वो रॉक सॉलिड बुनियाद है जिस पर ये आलीशान इमारत आज भी बिल्कुल तान कर खड़ी है। पर डिजाइन कहाँ से आया? असल में शाहजहां ने अपने पूर्वजों की सबसे बेहतरीन आर्किटेक्चरल उपलब्धियों को एक ही जगह मिला दिया। पिलर्स का आइडिया उनके पिता के मकबरे से लिया गया, मूल ढांचा यानी कोड स्ट्रक्चर दादा के मकबरे से, और वो मैसिव 40 मीटर का गुंबद वो उनके चाचा के मकबरे से प्रेरित था। ये अपने आप में एक अल्टीमेट मास्टर क्लास कॉम्बिनेशन था। अब इस सब के बीच सामान लाने का लॉजिस्टिक्स एक अलग ही लेवल का दर्देसर था। दुनिया का सबसे बेहतरीन मकराना मार्बल चाहिए था, जो राजस्थान में मिलता था, आगरा से पूरे 400 किलोमीटर दूर। इसे लाने के लिए हजारों हाथियों का इस्तेमाल किया गया। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए, इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन उस दौर में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। और यही हमें लाता है इस कहानी के तीसरे हिस्से पर, संगमरमर के राज। मुगल आर्किटेक्ट्स ऑप्टिकल इल्यूजन्स यानी दृष्टि भ्रम बनाने में एकदम माहिर थे। जैसे कि ये मेन गेट, आप जैसे जैसे इसके पास जाएंगे, ये आपको सिकुड़ता हुआ छोटा होता हुआ लगेगा, और वो चारों कोनों पर खड़े पिलर्स जो दूर से देखने पर एकदम सीधे लगते हैं ना, असल में उन्हें जानबूझकर बाहर की तरफ थोड़ा सा झुकाया गया है। लेकिन वेट, इन पिलर्स को बाहर की तरफ झुकाने के पीछे बस खूबसूरती नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा फिजिकल पर्पस था। अगर कभी कोई भयंकर भूकंप आता है तो ये पिलर्स अंदर मेन टूम पर गिरने के बजाय बाहर की तरफ गिरेंगे, जिसकी वजह से ताजमहल का मेन स्ट्रक्चर पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। ये 17वीं सेंचुरी के अर्थक्वेक डिफेंस का एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है। अब आते हैं इसकी सजावट पर। ताजमहल में जो फिनिश आपको दिखती है वो पियात्रा दुरा नाम की एक बेहद बारीक कला है। इस टेक्निक में बेहद कीमती पत्थरों को काटकर सीधे संगमरमर के अंदर फिट किया जाता है। प्रिसिजन इतनी कमाल की होती है कि पत्थर और संगमरमर के बीच आपको एक बाल बराबर भी दरार नहीं दिखेगी। लेकिन सबसे हैरानी की बात क्या है पता है? इन पत्थरों को चिपकाने के लिए कोई ऑर्डिनरी ग्लू नहीं, बल्कि एक 400 साल पुराना नुस्खा इस्तेमाल हुआ था।
लैब टेस्ट्स में पता चला है कि इसमें शीरा, नींबू का रस और मार्बल पाउडर मिलाया गया था। और ये इतना ज्यादा असरदार है कि आज भी ताजमहल के रेनोवेशन के वक्त यही सेम रेसिपी इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा एक और मैजिकल चीज है, ताजमहल दिन में 4 बार अपना रंग बदलता है। सूरज निकलने के ठीक पहले ये हल्के काले रंग का दिखता है। सूरज उगने के बाद ये हल्के पीले और गुलाबी रंग का लगता है। दोपहर के वक्त देखेंगे तो ये एकदम चमकता हुआ सफेद दिखाई देता है और शाम को सनसेट के वक्त पूरी इमारत सुनहरी यानी गोल्डन हो जाती है। ये सच में किसी चमत्कार जैसा लगता है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, एक दर्दनाक अंत। देखिए, हर कहानी का एक एंड होता है। 22 साल के लगातार काम के बाद आखिरकार 1654 में ताजमहल बनकर तैयार हो गया, लेकिन इस निर्माण ने पूरे साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया था। शाही खजाने पानी की तरह बहाए गए, आसपास के इलाकों का पूरा खाना और रिसोर्सेज इस प्रोजेक्ट में लगा दिए गए। नतीजा ये हुआ कि अपने पीक पर रहने वाला मुगल एम्पायर तेजी से तबाही और बर्बादी के कगार पर पहुंच गया। और इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा ट्रेजिक था। ताजमहल पूरा होने के ठीक 4 साल बाद 1658 में शाहजहां को उनके अपने ही बेटे ने तख्त से उतार फेंका और कैद कर लिया। ये उस महान साम्राज्य का सबसे दर्दनाक चैप्टर था। अपने आखिरी 8 साल शाहजहां ने आगरा फोर्ट में एक कैदी की तरह गुजारे। उन्हें वहां सिर्फ एक ही सुविधा दी गई थी, एक छोटी सी खिड़की। एक ऐसी खिड़की जहां से वो अपनी आखिरी सांस तक अपनी पूरी जिंदगी के सबसे बड़े जुनून, अपने बनवाए हुए ताजमहल को बस निहार सकते थे। उनकी जिंदगी में तो उन्हें सुकून नहीं मिला, पर मौत के बाद वो आखिरकार दोबारा एक हो गए। शाहजहां को ताजमहल के अंदर ही हमेशा के लिए उनकी सबसे चहेती मुमताज महल के ठीक बगल में दफन कर दिया गया। ये सारी बातें हमें एक बेहद गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती हैं, जिस पर सच में विचार करना बनता है। क्या दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा और प्यार के एक अमर प्रतीक की ये लेगेसी, क्या ये सच में एक पूरे साम्राज्य के पतन और उसके निर्माता के इस भयंकर दुखांत अंत को सही ठहराती है? इस आखिरी सोच के साथ आज के इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।